एक बार कलेक्टर साहब सादे कपड़ों में एक ऑटो रिक्शे में बैठते हैं और किसी काम से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में पुलिस चेक पोस्ट आता है और वहां उस ऑटो को रोक लिया जाता है। रोकने के बाद पुलिस वाले उस ऑटो वाले से पैसे मांगने लगते हैं और जब कलेक्टर साहब उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो उल्टा कलेक्टर साहब से ही वो पुलिस वाले बदतमीजी करने लगते हैं। अब इस बात को देखकर कलेक्टर साहब हैं वो थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि चलो इससे अच्छा तो थाने चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि तुम हमारे साथ क्या करते हो। कौन थे वो कलेक्टर साहब जो ऑटो रिक्शा में घूम रहे थे और ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से उनके पास सरकारी गाड़ी नहीं थी और ना ही कोई सिक्योरिटी थी। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक छोटे से गाँव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम संजीव होता है। संजीव जो कि बड़ा ही खुशमिजाज लड़का है, वह अपने गांव के अंदर सभी से घुल मिलकर रहा करता और अच्छे से सभी से बातें किया करता है। गांव के सभी लोग उसे अच्छी तरह से पहचानते हैं और उसके नेचर से भी भली भांति वाकिफ़ है कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है। सभी के काम आया करता था संजीव। उनके आस पड़ोस वाले जब भी उससे कुछ काम के लिए कहा करते तो संजीव झटपट उनका काम कर दिया करता। तो इसी वजह से संजीव वहाँ का चहीता बन चुका था। उनके घर में माता पिता हैं और एक छोटी बहन है। संजीव अभी स्कूल जाया करता है और स्कूल के टाइम से उसका एक सपना था कि वो पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बने, जिसके बाद उसके पिता को सभी लोग सम्मान की दृष्टि से देखें। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसकी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद जो संजीव है वो अब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है और ग्रेजुएशन को भी वो अच्छे नंबरों से पास करता है। 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो संजीव है अब वो यूपीएससी की तैयारी करने लगता है, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने यूपीएससी को अच्छी तरह से पास कर लिया, अच्छे नंबरों से पास कर लिया, तो उसके बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा और सभी लोग मेरे पिता को सम्मान की दृष्टि से देखा करेंगे। अब जब उसके घर वालों को पता चलता है कि बेटा इतनी बड़ी पढ़ाई करता है, वो भी उसका बहुत ही ज़्यादा साहस बढ़ाते हैं और कहते हैं कि बेटा तू मेहनत कर, बाकी सब कुछ तू हम पे छोड़ दे, तुझे रुपये पैसों की कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों, संजीव के पिता की पुश्तैनी ज़मीन पर ही खेती बाड़ी हुआ करती थी और उन्हें रुपये पैसे की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी और उन्हीं पैसों से वे संजीव को पढ़ाया भी करते और साथ में घर का खर्चा भी चलाया करते। संजीव अपनी मेहनत करने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ संजीव की मेहनत रंग लाती है और वो यूपीएससी को अच्छे रैंक से क्लियर कर लेता है। अब यूपीएससी क्लियर करने के बाद वो एक कलेक्टर बन गया था। कलेक्टर बनने की उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और इस खुशी को वो अपने माता पिता को बताता है। जैसे ही संजीव के पिता को ये बात पता चलती है तो वो भी इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं। पूरे गांव में मिठाई बांटी जाती है। सभी लोग इस बात की खुशी मनाते कि संजीव जो है वो अब कलेक्टर बन गया और गांव के अंदर ये पहला लड़का था जो इतनी बड़ी पोस्ट हासिल करने में कामयाब हो सका। इसके बाद संजीव ट्रेनिंग से पहले अपने गाँव आता है और गाँव में सभी के साथ खुशी के 2 पल बिताता है। उसके बाद संजीव ट्रेनिंग का समय हो जाता है और वो ट्रेनिंग लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब ट्रेनिंग के दौरान उसे कुछ वेतन मिला करता, जिस वेतन को वो अपने पिता के पास भेज दिया करता और उसे पाने के बाद उसके पिता भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते और सोचने लगते कि चलो अच्छा हुआ मेरा बेटा अब कमाने लगा तो मुझे भी थोड़ा बहुत सहारा मिलेगा। धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसकी ड्यूटी एक डिस्ट्रिक्ट में लगा दी जाती है। अब वहाँ पर वे बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी किया करते हैं और कभी भी किसी के साथ गलत काम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। करीब 3 साल का समय उनको ड्यूटी करते हुए हो गया था और तभी अचानक से एक दिन उनका मन आता है कि क्यों ना घर चला जाए और कुछ दिन गांव के अंदर बिताए जाए, क्योंकि उन्हें वो पुरानी बातें याद आ रही थी जब वे गांव के अंदर रहा करते थे। सभी लोग उनकी मदद किया करते थे और सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। तो इसी वजह से जो कलेक्टर साहब हैं वो छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं और छुट्टी के लिए अप्लाई करने के बाद अपने गांव पहुंच जाते हैं। अब वो छुट्टी मनाने के लिए गांव आ गए थे और गांव के अंदर इधर उधर सभी लोगों से मिलते जुलते हैं, सभी लोगों को अपने बारे में बताते हैं और उनका हालचाल भी पूछते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। अब 3 दिन बाद अचानक से उनके पिता उनको कुछ सामान लेने के लिए बाजार भेजते हैं और कहते हैं कि बेटा फलाना सामान ख़त्म हो गया है, उसको ले आओ। अब कलेक्टर साहब अपने घर से निकल जाते हैं। वो साधारण और नॉर्मल कपड़े पहने रखे थे और ऐसे ही ऑटो रिक्शा पकड़कर सीधा शहर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद उस सामान की खरीदारी करने लगते हैं और तभी उन्हें अपने एक दोस्त के बारे में याद आता है जो उनके बचपन का दोस्त था और वो इस समय इसी शहर में रहा करता है। वो गांव से शहर शिफ्ट हो गया था और वहीं रहकर अपना सपना पूरा कर रहा था।
तो उसके बाद कलेक्टर साहब उससे मिलने के लिए उसके घर जाने लगते हैं और उसके लिए उन्हें थोड़ा सा सफ़र तय करना था। तो कलेक्टर साहब एक जगह पर खड़े होते हैं और खड़े होकर ऑटो वाले को हाथ दे रहे थे और थोड़ी देर के बाद एक ऑटो वाला वहां आकर रुक जाता है। अब कलेक्टर साहब ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे, तो जो ऑटो वाला है वो उनसे पूछता है कि हाँ साहब बताइए आपको कहाँ जाना है। तो इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे आगे 3 किलोमीटर ही जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ दोगे। उसके बाद जो ऑटो वाला होता है वो किराया तय करता है कि 100 रुपये लगेंगे। उसके बाद कलेक्टर साहब उसमें बैठ जाते हैं। अब बिठाने के बाद कलेक्टर साहब पीछे बैठे थे और ऑटो वाला ऑटो को लेकर उस दिशा में जा रहा था जहां पर कलेक्टर साहब ने उसे ले जाने के लिए कहा था। अब थोड़े ही आगे उसे रोड पर चलने के बाद वहां पर एक पुलिस नाका दिखाई देता है जहां पर ढेर सारे पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे और उनका चालान काट रहे थे। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद जो ऑटो रिक्शा वाला होता है वो ऑटो को रोक लेता है और वहां से घुमाकर दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहने लगता है। तभी कलेक्टर साहब उसे रोकते हैं और कहते हैं कि भाई क्या हुआ। तो वो कहता है कि साहब आगे पुलिस वाले हैं और ये बेमतलब का ही चालान काट देंगे और मैं नहीं चाहता कि मुझे चालान का सामना करना पड़े। अब जो कलेक्टर साहब हैं वो ऑटो वाले से कहते हैं कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप चलो मैं भी तो देखूं ये तुम्हारे साथ क्या करते हैं। इस बात को सुनकर एक बार फिर से रिक्शे वाला मना करता है, लेकिन कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे देखना है कि ये किस तरह से तुम्हारा चालान करेंगे। अगर एक भी पैसा तुम्हें देना पड़ा तो वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम नहीं दोगे। तो ऑटो वाला कहता है कि साहब कहाँ आप 100 रुपये के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान उठाना चाहोगे, मुझे वापस ले जाने दो। लेकिन कलेक्टर साहब उससे जिद करते हैं और जिद करने के बाद उस ऑटो वाले को वहाँ की तरफ चलने के लिए कहते हैं। अब जैसे ही ऑटो वाला नाके के पास पहुँचता है तो एक हवलदार से एकदम उसके पास आके उसे रोक लेता है और रोकने के बाद ऑटो वाले के कागज़ चेक करने लगता है। हवलदार ऑटो वाले को बहुत कुछ रूल रेगुलेशन बताने लगता है और इसी वजह से कह देता है कि तुम्हारा चालान होगा। इन सभी बातों को बैठकर कलेक्टर साहब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक एक वर्ड भी अपने मुंह से नहीं निकाला था। तो जो ऑटो वाला होता है वह कलेक्टर साहब की तरफ देखता है। उसके बाद हवलदार से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वह मन ही मन सोच रहा था कि इन्होंने तो वैसे ही मुझे फंसा दिया और अब मुझे इस बात का भुगतान करना पड़ेगा। वह उसे कहता है कि साहब गलती हो गई, आगे से नहीं होगा, आगे से मैं पूरे कागज़ अपने साथ रख के साथ आया करूँगा। इसके बाद हवलदार कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा चालान तो कटेगा और चालान तो बनता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता और तुम्हारा चालान पूरे 2000 का बनता है। ऑटो वाला बोला इतने पैसे तो कमाई भी नहीं, थोड़ा सा पैसा कम कर लो साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसके बाद हवलदार कहता है कि चलो ऐसा करो तुम 1000 रुपये मुझे दे दो और उसके बाद तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, तुम्हें कोई कागज़ दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर ऑटो वाला कहने लगता है कि साहब मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी तक 200 रुपये ही कमाए हैं, तो आपको मैं 1000 रुपये कहाँ से दे सकता हूँ। पुलिस वाला कहता है कि कल तो कमाए होंगे ना, उनमें से दे दो। लेकिन ऑटो वाला फिर से हाथ जोड़ता है, कहता है कि साहब कल वाले पैसे तो मैंने कल ही खर्च कर दिए और आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब हवलदार उसको धमकाने लगता है और कहता है कि ऐसे काम कैसे चलेगा, तुम्हें पैसे नहीं दे रहे और चालान भी नहीं कटवा रहे। तब जो कलेक्टर साहब है वो एकदम से बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि साहब आपकी पोस्टिंग कहाँ है। इधर जैसे ही हवलदार साहब ये देखते हैं कि पैसेंजर बोल रहा है तो वो एकदम से उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तू है कौन भाई जो मुझसे पोस्टिंग का पूछ रहा है। तो उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं इस देश का आम नागरिक हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको चालान काटने का अधिकार दिया किसने है। आप तो हवलदार हो ना, आप चालान कैसे काट सकते हो। अब इस बात को सुनने के बाद जो हवलदार होता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद अपने कुछ और पुलिस वाले साथियों को वहाँ बुला लेता है। अब कुल मिलाकर 4 पुलिस वाले वहाँ आ गए थे और आने के बाद कलेक्टर साहब से बहस करने लगते हैं। अब जो पुलिस वाले थे वो ऑटो वाले और कलेक्टर साहब के साथ बदतमीजी पर उतर आते हैं। तो इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि पैसे तो हम नहीं देंगे और ना ही हम चालान कटवाएंगे, अगर तुम्हें ले जाना है तो तुम ऐसा करो, हमें थाने ले जाओ और वहीं पर चलकर हम देखते हैं कि तुम हमारे साथ क्या करते हो। तो उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं ऑटो वालों को और कलेक्टर साहब को दोनों को एक साथ लेकर थाने पहुंच जाते हैं। रास्ते में ऑटो वाला सोच रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, अगर मैं वहां से वापस ले लेता, इसकी इतनी बात नहीं मानता तो ऐसा कुछ भी ना होता मेरे साथ, आज तो पूरे दिन भर का काम खराब हो जाएगा। उसके बाद सभी लोग वहां पहुंच गए थे और वहां जाने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उन पर फर्जी केस लगाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक चौकी इंचार्ज आता है जो कि कलेक्टर साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानता था।
उसके बाद वो जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो एकदम से उनको सैल्यूट मारते हैं और कहते हैं कि साहब आप यहाँ पर कैसे। इसके बाद जो कलेक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही आ गया, तुम सुनाओ तुम कैसे हो। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर कलेक्टर साहब काम किया करते थे कुछ दिनों पहले इस चौकी इंचार्ज की ड्यूटी वहीं पर थी और वो अच्छी तरह से कलेक्टर साहब को जाना करते थे। अब जैसे ही चौकी इंचार्ज ने आकर उनको सैल्यूट किया था तो जो पुलिस वाले उसको पकड़ कर लाए थे उनके तो एकदम चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो एकदम से सोचने लगते हैं कि ये आखिर है कौन। तो उसके बाद वो आकर पूछने लगते हैं कि साहब कौन है ये। तो जो चौकी इंचार्ज होते हैं वो बताते हैं कि ये कलेक्टर साहब हैं और इनके यहाँ पर मैंने काफ़ी दिनों काम भी किया था। ये बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान है, मेहनत से काम किया करते हैं। अब ये बात सुनने के बाद मानो उनके सर पे आसमान टूट पड़ा हो और पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। वो एकदम से कलेक्टर साहब के पैर को पकड़ लेते हैं और फूट फूट कर रो रो कर उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। अब ये बात जैसे ही ऑटो वाला देखता है तो वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है और उसे भी जैसे ये बात पता चलती है कि ये कलेक्टर साहब है तो वो भी इस बात पे विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि कलेक्टर साहब अपने यहाँ पर छुट्टी पर आए हुए थे और वो एक साधारण से बहस में उस ऑटो रिक्शे में बैठे थे। उन्हें याद आ गया कि उन्हें अपने एक मित्र से मिलना है तो इसी वजह से वो यहाँ तक पहुँच गए थे। इसके बाद जो कलेक्टर साहब हैं वो उनको पहले तो दूर हटाते हैं और एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने के बाद उनको डांट लगाई जाती है और कहा जाता है कि तुम ये बताओ कि तुम चालान काटने का अधिकार तुम्हें आखिर दिया किसने है। और वो उनकी खरी खोटी सुनाते हैं, कहते हैं कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही पूरा पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से बदनाम हो गया है। सभी लोग पुलिस को एक अलग ही नज़र से देखा करते हैं। इसके बाद जो चौकी इंचार्ज होते हैं वो कहते हैं कि साहब कोई बात नहीं, इनसे गलती हो गई, इन्हें पता नहीं था कि आप कलेक्टर साहब हो। उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तो कलेक्टर था लेकिन मेरी जगह कोई आम आदमी होता तो इस ऑटो रिक्शे वाले के साथ बहुत ही गलत हो जाता। देखो ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसी बातों को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि इन्होंने जो भी किया है वो मेरी आंखों के सामने हुआ है और मैं इस बात का बिल्कुल गवाह हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको सस्पेंड करो, सस्पेंड करने के बाद इनके खिलाफ एक इंक्वायरी बिठाओ। ऐसा कहकर कलेक्टर साहब वहाँ से अपने ऑटो वाले के साथ दोबारा से थाने से निकल जाते हैं। इसके बाद ऑटो वाला एकदम से उनके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि साहब मुझे पहले ही बता देते। उसके बाद कलेक्टर साहब संजीव की तरफ मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर उसे ऑटो को लेकर अपने दोस्त के यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद कलेक्टर साहब उसको 500 रुपये देते हैं। ऑटो वाला बोला नहीं मेरे तो सिर्फ 100 रुपये बनते हैं, आप मुझे 100 ही दे दो। लेकिन कलेक्टर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं अच्छा खासा पैसा कमाया करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत और परेशानी भी नहीं है। हमारे पास खेती बाड़ी की भी बहुत ज़्यादा है और मेरी सैलरी भी अच्छी खासी आया करती है। आज का दिन तुम्हारा मेरी वजह से पूरा बर्बाद हो गया है, इसलिए तुम ये 500 रुपये रख लो, तो इसकी भरपाई तो मैं कर ही रहूँगा। ऐसा कहकर वो ऑटो वालों को 500 रुपये देते हैं और ऑटो वाला भी 500 रुपये पाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि आज एक ईमानदार आदमी ने उन्हें पैसे दिए थे और साथ में उसके सामने ही पुलिस वालों को अच्छा सबक भी सिखाया था। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इन कलेक्टर साहब के बारे में, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।